1906। वेल, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि इसको शिमला डिपुटेशन क्यों कहते हैं। इसके अलावा हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, इसके इवेंट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शिमला डिपुटेशन की इम्पोर्टेंस को भी हम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, तो why we call it Shimla deputation? Because it was a meeting between the Muslim leadership and the then Viceroy, and it was held at Shimla. That's why we call it Shimla deputation, and it happened in the year 1906. That's why we call it what? Shimla deputation 1906. ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 को डिस्कस किया हुआ था। तो उस इंडियन कौंसिल एक्ट की वजह से ना सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुई थी, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस हुआ था इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रिटिश में 1905 में कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले में लिबरल पार्टी इक़्तिदार में आती है और उनका एजेंडा होता है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करेंगे थ्रू इलेक्शंस। तो जब 1905 में लॉर्ड मिंटो एज अ वाइसराय इंडिया के अपॉइंट होते हैं, तो वो अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कमेटी को अपॉइंट करते हैं। किस लिए? ताकि वो इंक्वायर कर सके कि वो सही तरीके से इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है। इसके अलावा फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में भी उन्होंने तजावीज़ देने थे। तो अब डिस्कस करते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप किस तरह उस टाइम के जो वाइसराय थे मींस लॉर्ड मिंटो को अप्रोच करते हैं, उनके साथ मीटिंग अरेंज करते हैं। तो इस हवाले से मोहसिन उल मुल्क बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। किस तरह इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं कि जब ब्रिटिश इंडिया में ये न्यूज़ पहुंचती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये इरादा है कि वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ला रहे हैं या इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इंक्वायरी हो रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम्स जो थे उनको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन की इन्होंने बात की है तो कहीं हिंदूज़ जो हैं वो हमारे ऊपर डोमिनेट ना हो जाए, क्योंकि उनकी तादाद मुस्लिम से ज़्यादा थी। तो इस हवाले से क्या होता है कि जब ये न्यूज़ उन तक पहुंचती है तो क्विकली मोहसिन उल मुल्क क्या करते हैं, वो बाकी जो लीडर्स होते हैं मुस्लिम लीडर्स उनको इमीडिएटली कांटेक्ट करते हैं और इस हवाले से अलीगढ़ में एक मीटिंग अरेंज होती है फॉर दी कंसल्टेशन। ठीक है। उस मीटिंग में क्या डिसाइड हो जाता है? उस मीटिंग में ये डिसाइड हो जाता है कि हम वाइसराय को अप्रोच करेंगे। तो इस हवाले से मोहसिन उल मुल्क क्या करते हैं, वो आर्चबोल्ड को ख़त लिखते हैं। आर्चबोल्ड उस टाइम जो थे MAO कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ये एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव था। तो उसको उसके हेल्प मांगते हैं। तो आर्चबोल्ड जो होते हैं वो अपनी रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, जो लॉर्ड मिंटो होते हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं और इनके साथ कांटेक्ट करते हैं। देन अल्टीमेटली लॉर्ड मिंटो जो होते हैं वो मुस्लिम लीडर्स के साथ मीटिंग के लिए एग्रीड हो जाते हैं और उनकी जो रिक्वेस्ट होती है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मोहसिन उल मुल्क एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं और इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स को सिग्नेचर के लिए भेजते हैं। वो ड्राफ्ट किस के बारे में थी? वो मुसलमानों के उन मुतालबात, उन डिमांड्स के बारे में थी। और क्या होता है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उस पर तकरीबन मोर देन 1100 सिग्नेचर हासिल हो जाते हैं। डिफरेंट लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन उसको साइन कर लेते हैं और उस ड्राफ्ट को जो वाइसराय के सेक्रेटरी होते हैं मिस्टर डुनलिप स्मिथ उनको सबमिट कराते हैं। और फाइनली मुस्लिम डिपुटेशन जो होती है इसमें टोटल 35 मेंबर्स शामिल होते हैं एंड दैट 35 मेंबर्स बिलोंग टू एवरी प्रोविंस एंड एवरी क्लास ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है।
तो इस डिपुटेशन की क़यादत जो थी वो सर आगा खान कर रहे थे और ये डिपुटेशन शिमला के मुकाम पर लॉर्ड मिंटो के साथ मुलाकात करते हैं। कब? ऑन 1 अक्टूबर 1906। तो अब वो कौन कौन से डिमांड्स थे जो कि मुस्लिम लीडरशिप ने लॉर्ड मिंटो के सामने रख दिए थे? अगर देखा जाए, एक स्टेट के 3 पिलर्स होते हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, और मुसलमानों के भी जो डिमांड्स थे वो इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद हो, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि एक वाइसराय या गवर्नर जनरल के अंडर 2 काउंसिल्स होती है, एक एग्जेक्टिव काउंसिल, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मुस्लिम्स ये डिमांड कर रहे थे कि हमें एग्जेक्टिव काउंसिल में सीट्स दिए जाए। अब कितने दिए जाए ये मेंशन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट उनका डिमांड था जुडिशरी के हवाले से कि हमें जुडिशरी में भी सीट्स दिए जाए ताकि मुस्लिम जजेस आए और इस्लामिक लॉज और रूल्स के मुताबिक फ़ैसले किए जाए। अब ऐसा भी नहीं था कि उस टाइम मुस्लिम जजेस कोई भी नहीं थे। सर अमीर अली, इमाम अली और सैयद अमीर अली जैसे जजेस मौजूद थे, बट उस टाइम कुछ डिफ़िकल्टीज थे जिसकी वजह से इस्लामिक लॉज के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते थे। क्लियर? थर्ड उनका डिमांड था लेजिस्लेचर के हवाले से। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 में, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो कोटा रखा गया था इंडियंस के लिए, वो 40% था। तो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे कि हमें इन 40% कोटे में से हमें हमारी पॉपुलेशन के स्ट्रेंथ के हिसाब से सीट्स दिए जाएं। इनके अलावा मुसलमानों के कुछ और डिमांड्स भी थे कि हमें हमारे राइट्स दिए जाएं, उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें एम्प्लॉयमेंट्स और जॉब्स दिए जाए, हमें यूनिवर्सिटीज़ बनाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द पिन पॉइंट डिमांड वाज दैट कि वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट पर, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाए। तो ये तमाम डिमांड्स थे मुस्लिम लीडरशिप के, और ये डिमांड्स वो लॉर्ड मिंटो के सामने रखते हैं। अब चूँकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो गवर्नर जनरल या वाइसराय होता है, उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास होती है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होती थी। तो लॉर्ड मिंटो उनका सिंपैथेटिकली और इनकरेजिंगली रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स देता है कि आपकी डिमांड्स बिल्कुल बजा है, ठीक हैं, बट ये डिमांड्स आपके पूरे होने वाले नहीं हैं। क्यों पूरे होने वाले नहीं हैं? क्योंकि ऐसे आपके डिमांड्स इस वजह से पूरे नहीं होंगे क्योंकि आपका कोई प्रॉपर चैनल, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो लॉर्ड मिंटो उनको क्या एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सजेशन देते हैं कि अगर आप इस चैनल के थ्रू आएंगे तो मैं आपके डिमांड्स फिर क्या करूँगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक पहुँचाऊँगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुँचा देगा। Now, what is the importance of Shimla deputation? The Shimla deputation proved to be a turning point in the history of the subcontinent. क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो एफर्ट्स लगाए थे, जो अटेम्प्ट्स किए हुए थे टू रिस्टोर द रिलेशनशिप बिटवीन द मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, तो इस शिमला डिपुटेशन की कामयाबी के बाद वो अचीव हो जाते हैं। और इस शिमला डिपुटेशन के बाद यूँ लग रहा था कि नाउ द ब्रिटिश वर प्रिपेयर्ड टू वर्क विद मुस्लिम्स एंड इवन टू मेक कंसेशन विद देम। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, एक प्लस पॉइंट थी मुस्लिम्स के लिए। इसके अलावा शिमला डिपुटेशन के बाद मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेकनिंग पैदा हो जाती है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है और इनको महसूस होता है कि अब यही वक्त है आगे आने का और अपने आप को पॉलिटिकल मैदान में जाहिर करने का, अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने का। सो इन शॉर्ट अगर कह ले तो शिमला डिपुटेशन वॉज परहैप्स द फर्स्ट स्टेप डाउन द लॉन्ग रोड leading to the formation of Pakistan. So this was all about the Shimla deputation. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.